सुल्तान मिर्ज़ा का एक करीबी साथी अकमल खान अपने बेडरूम में लेटा खर्राटे ले रहा था। इससे कुछ फासले पर उसकी बीवी कानों में उंगलियां दिए लाहौर पड़ रही थी। वो इसकी खर्राटे लेने की बीमारी से तंग आ चुकी थी और ऐसे जोरदार खर्राटे सुनकर उसकी नींद उड़ चुकी थी। अकमल खान ऐसे खर्राटे ले रहा था जैसे को मोटरसाइकिल फुल स्पीड में चल रही हो। इसकी बीवी जुबैदा, जो बर्दाश्त की आखिरी हद पर थी, झंझलाकर उठ बैठी और जोर से इसके कंधे को झंझोड़ने लगी। अकमल, खुदा का वास्ता है, बंद करो ये खर्राटे, मुझे नींद नहीं आ रही। मगर वो घोड़े बीच कर सोने वाला भला कहाँ उठने वाला था। आखिर वो चप्पल पहनकर दूसरे कमरे में जाने लगी जब इसकी नज़र दरवाजे से कतार दर कतार अंदर जाती चींटियों पर पड़ी। मामूल से थोड़ी बड़ी जसामत की चींटियां देखकर वो हैरान हुई। जुबैदा की नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसने उलझन में चींटियों को गौर से देखा जो कतार दर कतार कमरे में ऐसे दाखिल हो रही थी जैसे किसी खुफिया मिशन पर हूं। आ अल्लाह, ये कहाँ से आ रही हैं? वो खुद से बोली और झककर उनका पीछा करने लगी। चींटियों की कतार सीधा अकमल के बिस्तर की तरफ जा रही थी। जुबैदा ने माथे पर बिल डाले और बेड की चादर उठाई, मगर नीचे कुछ नजर न आया। फिर उसने तकिया हटाया और झटके से पीछे हटी। अकमल के तकिए के पास चीनी के छोटे छोटे जर्रात बिखरे हुए थे। ओह, तो ये मामला है। जुबैदा ने गुस्से से अकमल की तरफ देखा जो बेखबर खर्राटे ले रहा था। अकमल को मीठा खाने की आदत थी और वो अक्सर रात को चुपके से मिठाई खाकर सोता था, मगर आज शायद वो चीनी की पुड़िया हाथ में लिए ही सो गया था जो अब बखर कर चींटियों को दावत दे रही थी। जुबैदा ने एक नज़र चींटियों पर डाली, फिर अकमल पर, और शरारत भरी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई। अच्छा जनाब, अब तुम्हें मज़ा चखना ही पड़ेगा। जुबैदा खामोशी से किचन में गई, एक बड़ा चम्मच शहद ले आई और आहिस्ता से अकमल की गर्दन के करीब लगा दिया। फिर सोफे पर जाकर बैठ गई और मज़े से चींटियों का अगला कदम देखने लगी। चंद लम्हों बाद अकमल ने नींद में ही गर्दन खींचा, मगर जब एक साथ दर्जनों चींटियों ने इसे काटा तो वो चीख मारकर बिस्तर से उछला। ओ माँ, ये क्या हो रहा है? जुबैदा कहकहा लगाकर हंस पड़ी। ये तुम्हारे खराटों की सजा है, अकमल खान। अब अकमल का गुस्से से लाल चेहरा देखने लायक था, मगर जुबैदा के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। अकमल खान गर्दन खुजाने के लिए हाथ बढ़ाता, मगर हर बार झटके से पीछे हट जाता। इसके जिस्म में जलन बढ़ने लगी, जिस्म के तमाम पट्टे खींचने लगे, रगों में जैसे बारूद भरकर आग लगा दी गई हो। इसका सांस फूलने लगा। जुबैदा पहले तो हंसती रही, मगर जब अकमल का चेहरा सुर्ख से नीला पड़ने लगा तो इसके औसान खता हो गए। अकमल, ये क्या हो रहा है? अकमल ने कपकपाते होंठों से कुछ बोलने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे गिले में ही घटकर रह गई। इसकी आंखें फैली हुई थीं और वो अपना गला पकड़ने लगा। ये रोबोटिक चींटियां थीं जिनमें जहर ट्रांसफर करने के बाद माया ने तजुर्बे के तौर पर पहला टारगेट अकमल खान को बनाया था। अकमल के होंठ नीले पड़ चुके थे और उसकी सांसें रुकने लगी थीं। जुबैदा के पास वक्त बहुत कम था। वो दौड़ती हुई बाहर और गार्ड्स को आवाज देने लगी। जब तक गार्ड्स पहुंचते अकमल खान की सांसें रुक चुकी थी। इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से सियाह पड़ चुका था। हर तरफ भगदड़ मच गए। जुबैदा धाड़े मार मार कर बैन करने लगी थी। माया ने निहायत होशियारी से अकमल खान को टारगेट किया था। वो इसकी कोठी से कुछ फासले पर एक बंद पड़े मकान से सब कुछ ऑपरेट कर रही थी, और जैसे ही इसका काम मुकम्मल हुआ वो बना को सबूत छोड़े वहां से निकल गए। जाते जाते वो सुल्तान मिर्जा के लिए एक पार्सल अकमल खान की कोठी के बाहर फेंक गए। इसका मकसद सुल्तान मिर्जा को उकसाना था ताकि वो इसका मुकाबला करने के लिए अपने बिल से निकल आए और वो इसका शिकार कर सके। इसका वजूद कामयाबी की खुशी में सरशार था। इसकी बरसों की मेहनत रंग ले थी और उसके तैयार करदा जहर का कामयाब तजर्बा इसे सरशार कर रहा था। अब वो बना सामने आए सिर्फ ऑपरेट करके जहर अपने हदफ तक पहुंचा सकती थी और जिसे चाहे शिकार बना सकती थी। मकान से कुछ फासले पर पार्किंग में उसकी गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी तक पहुंची और निहायत तेजी के साथ वहां से रवाना हो गए। उसे एहसास न हो सका कि एक बाइक इसके ताक़ुब में रवाना हो चुकी थी। आशी गिल साहिर की तलाश में सरगर्दन थी।
اس نے پاکستان پہنچنے کے فوراً بعد ہی ساحر کی تلاش شروع کر دی تھی اور اس کا ساتھ دے رہا تھا ساحر کا یونیورسٹی وقت سے جگری دوست سب انسپکٹر قمر زمان۔ ساحر اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا تھا اور قمر نے بھی عاشی کی طرح اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی مگر پھر اپنی مصروفیت میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اب جب کہ عاشی نے اس سے رابطہ کر کے ساحر کو ڈھونڈنے میں مدد طلب کی تھی تو وہ دوبارہ سے اس کی تلاش کرنے کی تیار ہو چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو ساحر کی تصاویر مختلف لوگوں کو سینڈ کر دی تھیں تاکہ اس کا سراغ جلد از جلد لگایا جا سکے۔ اس کے بعد وہ عاشی کے ساتھ ساحر کے ابا گاؤں کی طرف روانہ ہو چکا تھا تاکہ وہاں سے کچھ معلومات حاصل کر سکے۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ساحر ایک مدت سے اپنے گاؤں بھی نہیں گیا تھا اور وہ اپنی فیملی کو بھی کہیں اور شفٹ کر چکا تھا۔ قمر کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ ساحر ایسا کیا کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے اسے روپوش رہنا پڑ رہا تھا، حتیٰ کہ اپنے قریبی دوستوں سے بھی لا تعلق ہو گیا تھا۔